अब इस्तिस्ना बैंकिंग प्रैक्टिस किस तरह से होती है इसकी? इसकी तरतीब ये होती है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है इस्लामिक बैंक्स को टू कंस्ट्रक्ट और मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर स्पेसिफाइड आइटम्स टिल द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझको फला चीज़ जो है कि वो कंस्ट्रक्ट कर दें या मैन्युफैक्चर कर दें। इस्लामिक बैंक से कहता है कि कंस्ट्रक्ट करें या मैन्युफैक्चर करें और उसको मुझे फला टाइम के ऊपर डिलीवर कर दें। सही जी। तो इस्लामिक बैंक उससे अंडरटेकिंग लेता है क्लाइंट से कि अगर हम आपकी मतलब की चीज़ हम बना के आपको दे देते हैं, हम आपको बना के दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है? या कोई मशीनरी होती है, हम आपको बना के और आपके लिए बना देते हैं आपके ऑर्डर के मुताबिक, तो आप अंडरटेकिंग दें कि आप हमसे इसको खरीदेंगे। इसलिए कि इस्तिस्ना की पेमेंट तो बाद में भी और दरमियान में भी हो सकती है, पहले भी, बाद में, दरमियान में। तो आप बैक नहीं करेंगे, तो इसकी का अंडरटेकिंग लेंगे, ठीक है? तो इसके अलावा इस्लामी बैंक जो है यहाँ पर रहन भी रख सकता है कोई चीज़ अपने पास, सिक्योरिटी के तौर पे, हामिद जिद्दिया भी रख सकता है, कोई सिक्योरिटी यानी कैश फॉर्म में कोई चीज़ रख सकता है, अरबून भी रख सकता है, यानी एडवांस पेमेंट टाइप की, जो कि उस मैन्युफैक्चरिंग का आइटम का जो हिस्सा बन जाएगी, और फुल पेमेंट भी एडवांस में ले सकता है और इंस्टॉलमेंट पर भी पेमेंट ले सकता है, कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। अब इस्लामिक बैंक एंटर्स पैरेलल इस्तिस्ना। अब यहाँ से इस्लामिक बैंक ने इस्तिस्ना का वादा कर लिया, अब इस्लामिक बैंक के दूसरे पैरेलल इस्तिस्ना करेगा, यानी एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ, और उसको अब जो क्लाइंट ने जो चीज़ें बताई थी, उसी के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसी की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एक इस्तिस्ना करेगा मैन्युफैक्चरर से, जो कि थर्ड पार्टी होगी, और टाइम ऑफ डिलीवरी वगैरह जो है वो जो एंश्योर हो जाएगी, इस टाइम के ऊपर डिलीवरी करनी है। जिस टाइम पे फर्स्ट पार्टी को डिलीवरी करनी है, उससे करीब-करीब जो है वो सेकंड पार्टी के साथ इस्लामिक बैंक जो है डील करेगा कि वो इस्लामिक बैंक को डिलीवरी कर दे। और इस्लामिक बैंक जो टाइम है उसके ऊपर जो सनई है, जो मैन्युफैक्चरर है, या इन अदर वर्ड जो कि सेलर है, इस्लामिक बैंक को सेल करेगा चीज़ बनाकर, उससे चीज़ को रिसीव करेगा, और फिर इस्लामिक बैंक इसको जो फर्स्ट क्लाइंट था, उसको वो चीज़ जो है वो डिलीवर कर देगा। एक शक्ल तो ये बनती है। दूसरी शक्ल ये भी हो सकती है कि मैन्युफैक्चरर खुद आ जाए, एक एक शख्स है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई मशीनरी बनाता है, कोई कंस्ट्रक्शन करता है, वो खुद आता है इस्लामिक बैंक के पास, वो आ सकता है, और वो ये कहता है कि भाई मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ठीक है? आप आप हमें फाइनेंसिंग करें। तो इस्लामिक बैंक उसकी फाइनेंसिंग इस्तिस्ना के मोड पे कर सकता है, और फिर पूरा इनसे पूरा एक एक मास्टर यानी मास्टर एग्रीमेंट इनके साथ होगा कि आप क्या चीज़ किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर कंस्ट्रक्ट होने के बाद फिर वो ये बात होती है कि आप इसको कहाँ बेचेंगे और कितना डिफरेंस आएगा, ये सारी चीज़ें आपस में डिस्कस हो जाती हैं। तो मसलन मैन्युफैक्चरर आया इस्लामिक बैंक के पास, और उसने बताया कि मैं ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, मुझे फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, और ये भी बताता है कि सेल आउट प्लान क्या है, वो किस तरह, और उसके बाद थर्ड पार्टीज़ कौन-कौन सी हैं, किस कदर रिलायबल हैं, ये डिस्कशन होता है। तो इस्लामिक बैंक अंडरटेकिंग लेता है इस मैन्युफैक्चरर से कि वो फिर चीज़ बनाने के बाद क्या वो इस्लामिक बैंक का एजेंट बनकर इन चीज़ों को बेचेगा, इन चीज़ों को थर्ड पार्टी को बेचेगा, तो वो इसको अपना एजेंट बनाता है। फिर तीसरा स्टेप में इस्लामिक बैंक सेट पेमेंट प्लान विद मैन्युफैक्चरर। फिर इसके साथ पेमेंट प्लान सेट करता है कि किस तरीके से आप इसको मैन्युफैक्चरर को पे करेगा, फुल एडवांस कर देगा, या अ, या जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में करेगा, कुछ एडवांस करेगा, कुछ बाद में, और कुछ डिलीवरी के टाइम पे, या सारा जो भी शक्ल होगी वो थर्ड स्टेप आके मैन्युफैक्चरर के साथ वो उसको कन्फर्म करेगा। और जब वो चीज़ बन जाएगी, तो आईबीए इसकी ओनरशिप को अपने पास ले लेगा, यानी फिज़िकली तो रिसीव नहीं करेगा, अलबत्ता इसकी कंस्ट्रक्टिव पोज़ीशन ले लेगा, उसका ओनर बन जाएगा एसेट का, जो कि मैन्युफैक्चरर ने बनाई है। और फिर चूँकि आईबी को इस्लामी बैंक ने
इस मैन्युफैक्चरर ही को एजेंट बनाया था कि वो थर्ड पार्टी को बेच दे, तो इसको एज एजेंट कहेगा कि आप इस चीज़ को बेच दें। और ऑब्वियसली इस्लामी बैंक जो है वो दोनों पार्टीज के दरमियान में अपने प्रॉफिट का डिफरेंस रख लेगा। मैन्युफैक्चरर से जो चीज़ बनवाएगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की चीज़ मैन्युफैक्चरर से बनवाई है, तो फिर वो मैन्युफैक्चरर जिसको बेचेगा तो उसको फॉर एग्जांपल 1,20,000 की बेचेगा, तो इस तरह से इस्लामी बैंक अपना डिफरेंस रख लेगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इस्तिस्ना की क्लासिकल फॉर्म्स क्या हो सकती है। क्लासिकली इस्तिस्ना जो है किस तरह से होगा, यानी सादा फॉर्मेट पे जो कि हम आमतौर पे किताबों में पढ़ते हैं। मसलन पार्टी ए है, वो बायर का रोल प्ले कर रही है, और पार्टी बी है, वो सेलर का रोल प्ले कर रही है, जो कि एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। पार्टी ए ने बी को पेमेंट कर दी, जो भी पेमेंट प्लान था, स्पॉट था, इंस्टॉलमेंट्स थी या आफ्टर डिलीवरी जो भी था, पेमेंट की। और पार्टी बी ने जो भी ऑर्डर था उसको डिलीवर कर दिया, और ये इस्तिस्ना मुकम्मल हो गया। अब मार्केट प्रैक्टिस किस तरह से होगी? ऑब्वियसली ये इस्तिस्ना मुकम्मल तो हो गया यहाँ पर, लेकिन पार्टी ए इस इस्तिस्ना का क्या करेगी? तो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, मार्केट प्रैक्टिस इस तरह से होती है। पार्टी ए है, तो वो बायर का रोल प्ले करती है, चीज़ों को पहले बाय करती है। ठीक है। 1 लाख के ऊपर वो बाय करती है चीज़ें पार्टी बी से, उसको अपना ऑर्डर बताती है, पेमेंट करती है। और पेमेंट के मोड्स मैंने आपको पता है मुख्तलिफ हो सकते हैं। और फिर ये पार्टी बी जो है इसको डिलीवर कर देती है। फिर पार्टी ए फिर अब ऑनरशिप, चीज़ की ऑनरशिप में आने के बाद खुद सेलर बन जाती है, और पार्टी सी को जो है वो चीज़ बेच देती है। पार्टी सी पेमेंट करती है, और ये इसको वो चीज़ डिलीवर कर देती है। तो इस तरह से ये मार्केट के अंदर ये पैरेलल इस्तिस्ना की शक्ल एक बन गई है। अब पैरेलल इस्तिस्ना, अच्छा यहाँ पर ये जो पार्टी बी है, यहाँ पर ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं। यहाँ पर पार्टी ए जो है मुराबाहा भी कर सकती है कि जिस कॉस्ट के ऊपर उसको पहला इस्तिस्ना पड़ा, उसके ऊपर प्रॉफिट रेट रखकर ये इसको मुराबाहा कर ले। यहाँ पर मुसावमा भी हो सकता है। ठीक है। और किसी भी मोड ऑफ पेमेंट हो सकती है, यहाँ पे पैरेलल सलम भी हो सकता है, मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पैरेलल सलम नहीं होने में एक कबाहत है, वो ज़रा समझने की है। वो ये है कि जब पार्टी बी ने पार्टी ए को डिलीवरी कर दी थी, और चीज़ पार्टी ए की ओनरशिप में आ गई थी, तो वो एक्चुअल में अपनी असल शेप, असल फॉर्म में आ गई थी। असल शेप और अपनी फॉर्म में आ गई थी। अब उसके अंदर मज़ीद मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। अब अगर इस टाइम पे पार्टी ए उस चीज़ को सेल करने जाएगी, तो चूँकि वो अपनी असल फॉर्म के अंदर चीज़ मौजूद है, तो फिर उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, तो लिहाज़ा यहाँ पर जो है इस्तिस्ना जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। अलबत्ता अगर हमें पैरेलल इस्तिस्ना करना है, तो उसकी शक्ल ये होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामिक बैंक है, वो बायर बनेगा। ठीक है। और वो मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करेगा कि आप कोई चीज़ इसके लिए मैन्युफैक्चर करें। और पार्टी बी जो है पार्टी सी के साथ, सॉरी, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके साथ अलग एक और एग्रीमेंट कर लेगा पैरेलल, इससे पहले कि वो चीज़ मैन्युफैक्चर हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले पार्टी सी से जो है वो इसकी पेमेंट रिसीव कर लेगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा इस्तिस्ना का। ठीक है। अब जो पार्टी सी की रिक्वायरमेंट होगी, उसके मुताबिक ये इसको ऑर्डर करेगा कि चीज़ें तैयार करें, और फिर वो जब डिलीवरी हो जाएगी, तो इस्लामिक बैंक जो है वो एज़ अ सेलर पार्टी सी को चीज़ें बेच देगा। तो ये सिंपल फॉर्म बन गई इस्तिस्ना की। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लामिक बैंक जो है वो मैन्युफैक्चरर से चीज़ों को फिजिकली रिसीव करे, और फिर जो है वो पार्टी सी को जो है, यानी एंटरप्रेन्योर को फिजिकली पार्टी डिलीवर करे। तो इस्लामिक बैंक्स के पास वेयर हाउस तो है नहीं, वो ऐसा नहीं करते। तो लिहाजा इसको सिंपल फॉर्म मैंने बताया। अब इसकी एक्चुअल प्रैक्टिस इस्लामिक बैंक किस तरह करते हैं, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक बैंक है, प्रैक्टिस नंबर 1, डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिस हो सकती हैं। इस्लामिक बैंक है, वो बायर है,
तो इससे पहले कि वो ऑर्डर करे, अगर मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करे, इससे पहले कि ऑर्डर करे, इस्लामिक बैंक जो मैन्युफैक्चरर है, जो कि एक्चुअली सेलर बनेगा, पहले उससे एक एजेंसी एग्रीमेंट करता है कि अगर मैं आपको एज ए मैन्युफैक्चरर ऑर्डर करता हूँ कोई चीज़, तो आप मेरे एजेंट बन के इस चीज़ को आगे बेच देंगे, ठीक है? या ये है कि खुद इस्लामी बैंक के पास कोई क्लाइंट आया हुआ है, तो आप उसको ये डिलीवरी कर देंगे एज ए एजेंट। पहले इस बात को तय करता है, ठीक है? और फिर उसके बाद क्लाइंट को देखता है, जो कि एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि एक्चुअल में बायर होता है, उससे ऑर्डर बुक करता है और उससे पेमेंट ले लेता है, ठीक है जी? पेमेंट का कोई भी मोड हो सकता है, उससे पेमेंट रिसीव करता है, पेमेंट का कोई भी मोड हो सकता है, यहाँ पर सिक्योरिटी भी ले सकता है। उसके बाद इस एंटरप्रेन्योर की जो क्लाइंट जो सी है, इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करता है, पेमेंट भी करता है और ऑर्डर भी करता है। ये चीज़ आप तैयार करें, ठीक है? जब वो चीज़ तैयार हो जाती है, तो फिर जो मैन्युफैक्चरर है, वो इस्लामिक बैंक को सेल करता है चीज़। तो एक्चुअल में वो फिजिकली डिलीवर नहीं करता, बैंक ले जाके वो चीज़ देता नहीं है, बल्कि इस्लामिक बैंक उसको इसको कंस्ट्रक्टिवली अपने पोजीशन में ले लेता है। चीज़ तो मैन्युफैक्चरर के पास ही होती है, अलबत्ता उसको अलग कर दिया जाता है, उसको सेपरेट कर दिया जाता है। दूसरे अगर उसके पास दूसरे यानी स्टफ्स पड़े हुए और पड़े हुए हैं, तो उससे इसको अलग कर दिया जाता है। और फिर चूँकि इसने एज़ एजेंट कहा था कि मैं आपकी सप्लाई जिस क्लाइंट को आप बोलेंगे मैं कर दूँगा, आपका एजेंट बन के, तो फिर ये जो मैन्युफैक्चरर है, इसकी सप्लाई कर देता है क्लाइंट को। और यहाँ पे पेमेंट या तो पहले ही हो चुकी होती है, या इंस्टॉलमेंट पे होती है, या जिस तरह भी पेमेंट होती है, तो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट होती है। तो इस्लामी बैंक उसको डिलीवर नहीं करता, बल्कि इस्ला इस्लामी बैंक के बिहाफ के ऊपर क्लाइंट एजेंट बनते हुए इस एंटरप्रेन्योर को या क्लाइंट को, जो कि एक्चुअल में बायर था, इसको डिलीवरी कर देता है। इस तरह से एक प्रैक्टिस 1 हमारी मुकम्मल होती है। इसकी प्रैक्टिस 2 क्या हो सकती है इस्लामिक बैंक की, कि एंटरप्रेन्योर खुद आए इस्लामिक बैंक के पास, इस्लामिक बैंक उसके लिए सेलर का रोल प्ले करेगा और उससे पेमेंट रिसीव करेगा और उससे ऑर्डर बुक करेगा, आपको क्या चीज़ चाहिए, और फिर मैन्युफैक्चरर के पास उसके साथ एक एग्रीमेंट देखेगा, उससे एग्रीमेंट करेगा कि आप ये चीज़ें मुझे तैयार करनी है, और उसकी पेमेंट कर देगा। मुख्तलिफ अंदाज़ से पेमेंट हो सकती है, लिहाज़ा मैंने उसको डॉट्स में शो किया है कि फुल पेमेंट भी हो सकती है और इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती है, ऑन स्पॉट भी, और जो डेफर भी हो सकती है। साथ-साथ इस्लामिक बैंक जो है, इसको एजेंट भी मुकर्रर करेगा कि आपने ये डिलीवरी आगे इस्लामिक बैंक के बिहाफ़ पे करनी है। और जब बन जाएगी, तो कंस्ट्रक्टिव पोज़ीशन ले लेगा इस्लामिक बैंक, और उसकी ओनरशिप में आ जाएगी चीज़। जब यहाँ पे ओनरशिप में चीज़ आ गई, तो इस्लामिक बैंक अब ये कहेगा एज़ ए एजेंट आप इसको डिलीवर कर दें। डिलीवर कर दिया इसने। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। एक और शक्ल जो कि एक्चुअल में जो प्रैक्टिस होता है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, अब वो समझते हैं कि इस्लामिक बैंक के पास मैन्युफैक्चरर आया, उसने कहा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। इस्लामिक बैंक के साथ उसकी जो है डिस्कशन हुआ, और जो है मास्टर एग्रीमेंट हो गया। मास्टर एग्रीमेंट के अंदर ये तय हो गया कि भई आप गारंटी दें कि आप जो चीज़ तैयार करेंगे, वो आगे बिक भी जाएगी, ठीक है? और दूसरी बात, आप हमारे एजेंट भी बनेंगे, और एजेंट बन के अपनी चीज़ को आप हमारी चीज़ को आप आगे बेचेंगे। और गारंटी देने की वजह से ये बात तय हो जाएगी कि अगर नहीं बेच सके, गारंटी दी और नहीं बेच सके, तो लॉसेस जो है मैन्युफैक्चरर बर्दाश्त करेगा। ये सारी बात बनने के बाद अब इस्लामिक बैंक बायर बन जाता है। अब इस्लामिक बैंक बायर बन जाएगा और इसको पेमेंट करेगा, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मोड में हो सकती है। और फिर दूसरी बात, जैसे ही पेमेंट कर देगा, तो ये अंडरटेकिंग ऑफ एजेंसी जो है, ये कन्वर्ट हो जाएगी एजेंसी एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है? और जब वो चीज़ मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर ये मैन्युफैक्चरर जो है, वो इस्लामिक बैंक को वो चीज़
दे देगा, यानी इस्लामी बैंक की के कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में आ जाएगी और इस्लामी बैंक उसका ऑनर बन जाएगा। तो जब इस्लामी बैंक इसका ऑनर बन जाएगा तो अब इस्लामी बैंक इसको एज ए एजेंट ऑर्डर करेगा कि अब आप मेरी इस चीज को मार्केट में बेचें। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में आ गए तो इस्लामी बैंक यहाँ पे क्या बन गया है, ये ऑनर बन गया। देखें, ये ऑनर बन गया इस्लामी बैंक। और अब एजेंट एज ए एजेंट इसको रोल प्ले करना है मैन्युफैक्चरर को कि वो मार्केट में जो उसने प्रॉमिस किया था, गारंटी दी थी कि मैं आपकी चीज को बिकवा दूंगा मार्केट में इस प्राइस के ऊपर, तो अब ये इससे कहेगा कि आप इसको डिलीवर कर दें, ठीक है, इसको मार्केट में बेच दें। अब ये जो एंटरप्रेन्योर है, अब ये इसको क्या करेगा, इसकी चीज को खरीदेगा और उसकी पेमेंट जो है वो ये चूंकि एजेंट था, मैन्युफैक्चरर एजेंट था इस्लामी बैंक का, तो वो ये तय होगा कि ये एंटरप्रेन्योर जो है वो पेमेंट जो है वो इस्लामी बैंक ही को कर देगा, ये पेमेंट मुकम्मल हो जाएगी। पेमेंट का जिस तरह भी मोड होगा, तो ये वो शक्ल बनी जो एक्चुअल जेन्युइन इस्लामी बैंकिंग प्रैक्टिस है। यहाँ पे इस्लामी बैंक ने अपने रिस्क को जो है वो कवर किया है या एटलीस्ट मिटिगेट किया है। आप इसको दोबारा से इसको देख लेते हैं, इसको हम दोबारा देखते हैं ताकि अच्छी तरह हमें समझ में आ जाए। इस्लामी बैंक के पास मैन्युफैक्चरर आया, ठीक है, फाइनेंसिंग मांगी, इस्लामी बैंकिंग ने कहा कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर एक बात ये थी कि क्या यहाँ पे मुराबाहा हो सकता था? ऑब्वियसली नहीं, इसलिए कि मुराबाहा तो उस चीज का होगा कि जिस चीज का वजूद हो, ऑनरशिप हो। यहाँ पर तो वजूद ही नहीं है। क्या यहाँ पर पार्टनरशिप हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, इसलिए कि उसका वजूद नहीं है। क्या मुशारका हो सकता था? नहीं। मुदारबा हो सकता था? नहीं। क्या इजारा हो सकता था? इजारा के मोड पे इस्लामी बैंकिंग कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकता था? नहीं, चीज का वजूद ही नहीं था। इजारा के लिए चीज का वजूद जरूरी है। क्या सलम हो सकता था? सलम हो सकता था, जी हाँ, सलम तो हो सकता था। लेकिन एक मसला ये आता है कि इस्लामी बैंक को 100% फुल पेमेंट करती, तो इस्लामी बैंक के लिए ये चीज रिस्की होती। यानी प्रैक्टिकल एंड पे अगर हम देखें तो ये चीज इस्लामी बैंक के लिए रिस्की होती कि वो सलम कर लिया, अब आगे अगर वो चीज की मार्केट पर नहीं बिकी या उस किस्म की चीज नहीं बन सकी तो आगे डिलीवरी के अंदर मसाइल हो जाते। तो बेहतरीन मोड क्या समझ में आया कि यहाँ पे इस्तिस्ना कर दिया जाए और पेमेंट को आमतौर पर क्या कर दिया जाए, इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिया जाए। तो पहले एग्रीमेंट कर लिया और ऑब्वियसली इस्लामिक बैंक खुद मार्केट में चीजें बेचने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि यहीं पर गारंटी एग्रीमेंट भी कर लिया, गारंटी दें क्या इस चीज को आगे बेच देंगे। तो अब मैन्युफैक्चरर गारंटर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको चीज आगे बेचूंगा। अगर वो नहीं बेच सका तो उसको गारंटी की वजह से लॉसेस को बेयर करना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि इस्लामिक बैंक इससे अंडरटेकिंग लेगा कि हमारी एजेंसी, आप वादा करेंगे हमारे एजेंसी भी देंगे, यानी वकाला करेंगे, चाहे वो वकाला पेड हो या नॉन पेड हो, ठीक है, पेड भी हो सकता है। ये मैन्युफैक्चरर एज ए वकील जब चीज को बेचने जाएगा तो इसका चार्ज कर सकता है इस्लामिक बैंक से, और ये फ्री भी हो सकता है। तो इस तरह से इस्लामिक बैंक ने अपने आप को क्या कर लिया, अपने रिस्क को जो है वो कवर कर लिया। अब इस्लामिक बैंक बायर बना, ये सारी चीजें होने के बाद अब इस्लामिक बैंक का स्टेटस क्या बना कि अब इस्लामिक बैंक बायर बन रहा है, सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो लिहाजा इसने फॉर एग्जाम्पल कुछ एडवांस पेमेंट कर दी मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। और चूंकि एडवांस पेमेंट कर ली और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर अंडरटेकिंग ऑफ एजेंसी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी एजेंसी एग्रीमेंट के अंदर। पहले अंडरटेकिंग वादा था एजेंसी का, और अब जो है बाकायदा एजेंसी का एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब चीज मुकम्मल होने के बाद मैन्युफैक्चरर इस्लामी बैंक को बेचेगा, इस्लामी बैंक इसको कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में लेगा, फिजिकल में नहीं लेगा। अब ये चीज जैसे ही इसने यहाँ डिलीवर कर दी मैन्युफैक्चरर ने, आई मीन डिलीवर मीन्स यानी इस्लामी बैंकिंग ऑनरशिप में दे दी और इस्लामिक बैंक ने इसको कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में ले लिया, अगरचे वो चीज मैन्युफैक्चरर ही के पास थी, और मैन्युफैक्चरर ने उस चीज को अलग कर दिया कि ये इस्लामी बैंक की प्रॉपर्टी है, उसकी ऑनरशिप में उसकी चीजें। अब रिस्क इस्लामी बैंक की तरफ ट्रांसफर हो गया, इस स्टेज के ऊपर रिस्क इस्लामी बैंक की तरफ ट्रांसफर हो गया, और खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, वो चीज जाया होती है, तो इस्लामिक बैंक का लॉस शुमार किया जाएगा, मैन्युफैक्चरर का लॉस नहीं होगा। लेकिन अब जब तक इससे डिलीवर नहीं किया था, ये स्टेप नहीं हुआ था, ये स्टेप नहीं हुआ था कि मैन्युफैक्चरर चीज को डिलीवर नहीं किया था अब तक, या तो वो टाइम नहीं आया था जिस टाइम पे डिलीवरी करनी थी,
या वो टाइम तो आ गया था लेकिन मैन्युफैक्चरर वो चीज़ नहीं बना पाया था, तो लिहाज़ा डिलीवर नहीं कर सका। तो दोनों सूरतों के अंदर उसने डिलीवर नहीं किया, यानी इस्लामी बैंक की ओनरशिप में चीज़ नहीं गई, तो रिस्क मैन्युफैक्चरर की तरफ है। लेकिन जैसे ही उसने इस्लामी बैंक को की ओनरशिप में उस चीज़ को दे दिया, ठीक है? और टाइम के ऊपर डिलीवरी की, कि भाई चीज़ तैयार है और जिस तरह एग्रीमेंट था कि आप उस चीज़ को ले जाएँगे या यहीं पर रहेगी, जिस तरह भी था मैन्युफैक्चरर ने ऑफ़र कर दिया कि अब आप अपनी चीज़ ले जाएँ, रेडी है, तो अब इस्लामी बैंक की ज़िम्मेदारी हो गई, अब उस रिस्क ट्रांसफ़र हो गया। अब जैसे रिस्क ट्रांसफ़र हुआ तो इस्लामी बैंक उस चीज़ का ऑनर बन गया, अब उस चीज़ का वजूद आ गया। अब यहाँ पर इस्लामी बैंक जो है वो मुराबाहा भी कर सकता है, मुसावमा कर सकता है और व्हाटएवर मोड जो इख्तियार करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब इस्लामी बैंक ने कहा कि जैसे कि आपने गारंटी दी थी कि आप इसको मार्केट में बेच देंगे, ठीक है? प्रॉफिट के ऊपर आप इसको मार्केट में बेच देंगे, जो कि म्यूचुअली आपस में म्यूचुअली एग्रीड था, कि इतने प्रॉफिट के ऊपर मार्केट में बेच देंगे, ये एग्रीमेंट हुआ हुआ था। तो अब आप जाके आप एज़ ए एजेंट, एजेंसी सर्विस दें आप, वकाला सर्विस दें और आप इस चीज़ को मार्केट में जाएँ और बेचें। अब ये मैन्युफैक्चरर मार्केट में जाकर उस चीज़ को बेचेगा, ठीक है? ये क्लाइंट के पास आके बेचा और चूँकि मैन्युफैक्चरर जो है, वो एजेंट बना है इस्लामी बैंक का, तो इस्लामी बैंक जो पेमेंट है, वो खुद अपने पास रिसीव कर लेगा। नो मैटर ये क्लाइंट जो है वो मैन्युफैक्चरर को भी पे कर सकता है, मैन्युफैक्चरर इस्लामी बैंक को वापस करेगा। लेकिन ये है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट पेमेंट कर देगा इस्लामिक बैंक को। इस तरह से ये हमारा जो इस्तिस्ना और पैरेलल इस्तिस्ना मुकम्मल हो जाएगा।